हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यदि आज से स्टार्ट की जाए बिना नोटिफिकेशन का वेट किए तो आपकी सफलता सुनिश्चित होना बिल्कुल तय है। तो ये बार बार सोचने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि मैडम नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारी एग्ज़ाम तो एक्सटेंड हो गई हैं और जिनकी रिज़ल्ट आ चुका था कुछ की, उनकी अभी तक भर्तियां नहीं की गई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, टीचर्स एग्ज़ाम लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो आप मन में से इस बात को तो अभी निकाल दीजिए कि नया नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, नोटिफिकेशन 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए, आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। तो अभी आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, तो आप अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है और टेस्ट पेपर लगाने हैं, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। आपको ये भी नहीं सोचना है कि लगभग कितनी सीटें आएंगी, ये सब आपके सोचने से चेंजेस नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, ये हो सकती है कि आपके मन में ये फीलिंग्स आ जाए कि हाँ, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमें पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। तो आप, यदि आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करना है तो आप अपने मन में ये मान लीजिए कि कभी भी हो नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट ज़रूर होगी। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना मत भूलिए। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोनों मीडियम में आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगी। वैसे मैं अभी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई कमेंट्स नहीं आई हैं कि मैम हमें इंग्लिश में भी प्रिपरेशन करवाइए, बट जो ऐसी टर्म्स में है कि बिल्कुल ही आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको इसमें ही थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ। यदि आप इन वीडियो को भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि 90% तक तो आपको ही समझ में आ जाएगा। जो भी टफ़ टर्म्स होती हैं मैं उसको इंग्लिश में ज़रूर बताती हूँ। और यदि मेरे पास कमेंट्स आती हैं और आपका जो टेंशन अच्छा बना रहता है तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊँगी। तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप मर्ज वीडियो देखना चाहेंगे या सेपरेट वीडियो। देखिए, हमने साउंड चैप्टर लिया था, साउंड टॉपिक, उसमें हमारा कुछ पोर्शन बच गया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। श्रवण परास यानी मनुष्य के कानों द्वारा आवृत्ति परिसर के सुनने की सुग्राहिता को श्रव्य परिसर या उसकी श्रव्य परास कहा जाता है ना। तो कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है, तो मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। देखिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर जो कैपेसिटी होती है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसे इस टाइप से ध्यान रख सके, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है यानी कितने हर्ट्ज तक के साउंड वेव्स को ह्यूमन बींग सुन सकता है ना, कैन बी हियर, और उससे आपको कोई डैमेज नहीं होगा। तो मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य परास या परिसर क्षमता कितनी होती है, बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो बिल्कुल रट लीजिए इसे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यदि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो भी नहीं सुन पाएंगे और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तब भी नहीं आप सुन पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपका कि कितनी उसकी क्षमता होती है, यानी कितनी कैपेसिटी होती है। बाकी जो टर्म्स एकदम कॉमन है, जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे आप लोग अभी तक जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पढ़ते आए होंगे तो आपको मालूम ही होगा, आपके टीचर भी ट्रांसलेट करके बताते ही होंगे। तो उसी टाइप से जो टफ टर्म्स हैं मैं उनको इंग्लिश में आपको बता दूंगी तो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जैसे जैसे जो भी 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं और उसके अलावा कुछ जानवर या जंतु होते हैं, जैसे मान लीजिए जो कुत्ता होता है उसकी 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं अधिकतर जो कॉन्टेक्ट होता है उनकी मम्मी के साथ में होता है, कि यदि वो थोड़ी उनसे दूर होती है और अचानक से आती है तो बाकी व्यक्तियों को पता नहीं चलेगा, बट वो जो बेबी होता है उसको फीलिंग हो जाती है, या कोई छोटी मोटी आवाज़ भी वो जल्दी से कैच कर लेता है। तो बहुत बार ये कहा जाता है कि देखिए इसको कितना जल्दी मालूम पड़ गया है, तो क्योंकि जो 5 वर्ष तक के बच्चे उनके सेंस ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, साथ ही जो उनकी हेयरिंग कैपेसिटी है, ये सुनने की जो पावर है वो भी ज़्यादा होती है, यानी कि लगभग 25,000 हर्ट्ज तक तो वो सुन सकते हैं। और साथ ही कुत्ते की भी होती है, इसीलिए उन्हें रखवाली के रूप में रखा जाता है। और इसके साथ साथ उनमें क्या सूंघने की पावर भी फास्ट होती है, इसलिए भी उनको रखवाली के रखा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है
कि किसके अंदर 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुनने की कैपेसिटी पाई जाती है। यदि उसमें कुत्ता ऑप्शन रहेगा आपका या डॉग ऑप्शन रहेगा तो आपको ये टिक करना है, और यदि 5 वर्ष से छोटे बच्चे रहेंगे तब भी आपको ये ऑप्शन टिक करना है। यदि मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई 35 साल का व्यक्ति और इस टाइप से आए तो आपको बच्चा ही वहाँ पे टिक करना है। देखिए जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी, व्हेन इंक्रीजेस द एज ऑफ ह्यूमन बींग्स, या जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी उनके कान उच्च आवृत्तियों की ध्वनि के लिए कम सुग्राही होते हैं। जिसकी आवृत्ति यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हाई होती है उसके लिए वो सुटेबल नहीं होते हैं ना, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाएगी। तो जो व्यक्तियों की उम्र बढ़ती जाएगी तो आपने सुना होगा कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हें थोड़ा सा कम सुनाई देता है। यदि आप नॉर्मल आवाज़ में बोलेंगे तो उन्हें कम सुनाई देगा या कुछ वर्ड्स नहीं सुना देंगे। ये हर व्यक्ति के लिए नहीं बता रही हूँ, कुछ ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी हियरिंग कैपेसिटी जो होती है लोस्ट नहीं होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों को परास के आधार पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं उनको उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके बेसिस पे अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड इन सम कैटेगरीज सच आर, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हम, श्रव तरंगे। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज परास की होती हैं श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अश्रव्य तरंगे यानी वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रव्य तरंगों की न्यूनतम परास 20 हर्ट्ज से कम होती है अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को उत्पन्न करने के लिए ध्वनि स्रोत का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, और जैसे कि पृथ्वी के पृष्ठ के अंदर जो भूकंप आने के समय अश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, यानी इनको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक रेस। इन्हें हम नहीं सुन सकते। जैसे आपने देखा होगा जो सोनोग्राफी करवाई जाती है तो उसमें भी जो उनकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो उन्हें हम नहीं सुन सकते। इन्हीं को अश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। और ये जो है आपकी श्रव तरंगे हैं और इन्हें हम सुन सकते हैं, और अश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम नहीं सुन सकते। अगली देखते हैं हम पराश्रव्य या पराध्वनि तरंगे। तो ये जो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। अश्रव्य यानी 20 हर्ट्ज से कम, और जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे आपकी कहलाएगी। तीनों टर्म्स एक बार मैं हिंदी में बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश में भी बता दूंगी। पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और ये तरंगे गॉल्टन की सीटी, पीजो और विद्युत प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली विधि के द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल की कंपन यानी आपका क्या हो रहा है यहाँ पर वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाएगी, उत्पन्न की जाएगी। अभी किस में पाई जाती है, देखिए चमगादड़। जो चमगादड़ होते हैं उन्हें एक्चुअली दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही शाम होती है यानी रात के अंधेरे में वो अपना खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो उड़ते समय ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि चमगादड़ आने जाने के लिए या उड़ते समय या खाना ढूंढने के लिए किस प्रकार की तरंगों का या ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल याद रखिए इस क्वेश्चन को, वो पराध्वनि याद रखना है यहाँ पे, परा, अश्रव्य नहीं है यहाँ पे, पराश्रव्य या पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं। और फिर ये क्या होंगी, जैसे ये ये जो ध्वनि वेव से साउंड वेव से जा रही है और जब इसमें कोई बैरियर या बाधा आएगी तो वहाँ से टकरा कर ये वापस आएगा। तो परावर्तन जैसे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, इको साउंड है ना, प्रतिध्वनि, तो उसी प्रकार का इनके अंदर भी गुण पाया जाता है और उसी के थ्रू ये पता लगा लेते हैं। परावर्तन के पश्चात जिनका संसूचन है यानी कि इनके जो सेंसेस हैं उसके थ्रू इनको समझ में आ जाता है। देखिए इन तरंगों के क्या क्या उपयोग है, तो ये संकेत भेजने में काम में आती है, यानी किसी को कोई मैसेज भेजना हो, फिर समुद्र की सतह में स्थित खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में और चिकित्सा विज्ञान में जीवाणु आदि को नष्ट करने के लिए ये वेव्स भेज के उन बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है, और उसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में। अब मैं आपको बता देती हूँ जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तीनों टर्म्स को, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं मैंने उन लोगों के लिए भी देखिए बहुत मेहनत की है, तो अपना टेंशन्स बनाए रखिए, और यदि आप लोगों का टेंशन्स अच्छा रहता है तो ही मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। और आप इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, मैंने आप लोगों के लिए एक वर्ड टाइप करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि उनको मटेरियल बहुत कम मिल पाता है, और यदि आप अपने बुक्स में पढ़ेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी आपको। वैसे मैं बता चुकी हूँ कि जो टॉपिक सेम है आप अपने बुक को प्रेफर कीजिए, बट फिर भी यदि नहीं हो पा रहा है तो मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को भी सपोर्ट करना बनता है मुझे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो टर्म्स वैसे ज़्यादा इजी है, इजी वे में लिखा है, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में बोल के उन्हें समझा देती हूँ,
बट जो नहीं समझ में आ रहा है मैंने एक एक वर्ड टाइप करके आप लोगों के लिए बनाया है। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों को PDF भी प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप दांगी अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही आप इसे ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं दांगी अकेडमी के नाम से। तो देख लेते हैं साउंड क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, वाइब्रेशन भी ठीक है, वाइब्रेट मोर थ्रू अ मीडियम एंटिल दे इंटर द ह्यूमन ईयर ड्रम। यानी कोई भी चीज़ वाइब्रेट होगी और कोई भी उसका मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड वेव्स कभी भी मूव नहीं करती है, पास नहीं हो सकती, यानी वैक्यूम में ये मूव नहीं कर सकती है। कभी भी एक सोर्स से यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र नहीं होगी विदाउट अ मीडियम, तब जाके वो ईयर ड्रम तक पहुँचेगी। यदि फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए इसको, तो इन द फिजिक्स साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के फॉर्म में ये प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट कॉज द सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट इनिशिएटिंग अ चेन रिएक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशन थ्रू आउट द मीडियम। मीन्स क्या हो रहा है कि देखिए ये इसके पार्टिकल्स से ये वाइब्रेट हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये आसपास पूरे सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करते हुए एक चेन बनाएंगे और फिर मीडियम के थ्रू पास होते हुए ईयर तक पहुंच जाएंगे। टाइप ऑफ साउंड, वैसे तो साउंड बहुत टाइप का होता है, ऑडिएबल, इनऑडिएबल, जो आपको अच्छा लगे यानी प्लीसेंट, अच्छा नहीं लगे, सॉफ्ट साउंड, रफ साउंड, लाउड साउंड, नॉइज़, म्यूज़िक, बहुत टाइप का होता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव्स होती है वो 3 टाइप की होती है। इससे पहले का जो पार्ट था उसमें मैं आपको बता चुकी, आप उसमें भी देख सकते हैं अलग अलग टाइप की जो वेव्स थी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखा गया है तो जो ह्यूमन होता है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है हियरिंग कैपेसिटी, वो होती है यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और यदि इसके बिलो या अबाउ फ्रीक्वेंसी रेंज होगी तो वी कांट हियर एनी टाइप ऑफ द साउंड्स। सो कुछ एनिमल्स, मान लीजिए कि जो डॉग है या 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा साउंड वेव्स को भी सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो कोई भी जो यंग वन से एडल्ट मैन या जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ओल्ड मैन उनसे ज़्यादा होती है। अब हमने जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा था तो ये 3 टाइप के साउंड होते हैं, एक एक को देख लेते हैं हम। हिंदी मीडियम वाले देख चुके हैं हम, बट अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपका चैप्टर बचा है तो इसे बीच में स्किप मत कीजिए आप, चाहे कोई से भी मीडियम से। यदि आप दोनों को देख पाते हैं तो आपका रिविज़न हो जाएगा। देखिए फर्स्ट है आपका ऑडिएबल साउंड, जिसको आप सुन सकते हैं, यानी इसमें जो ऑडिएबल साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दूसरा है आपका इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासाउंड, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए यानी इन मतलब सोचिए अंदर, तो हमेशा अंदर यानी छोटी रेंज रहेगी, तो 20 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज लिखा गया यहाँ पर आएगा HZ, हर्ट्ज होती है, इससे कम होगी। और ये ऑडिएबल साउंड नहीं होता, यानी हम इन्हें नहीं सुन सकते, ये हमारे लिए सुनने के लिए नहीं है। जो ह्यूमन ईयर होता है इसको नहीं सुन सकता, इनऑडिएबल है ये ह्यूमन के लिए। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, जो अर्थ क्यूब आते हैं वहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए इस टाइप की वेव्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कोई भी जो बड़ा रॉक है उसमें यदि क्रैक आ गई है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, साथ ही कहाँ पर पेट्रोल प्रेजेंट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है यदि अंडरग्राउंड, तो उसकी स्टडी करने के लिए आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन हार्ट है, उसका जो ECG किया जाता है, उसको जो डिटेक्ट किया जाता है कि किस टाइप से वहाँ तक वेव्स को पहुँचाना है, वहाँ पर इंफ्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाएगा। साथ ही जो वेव्स होती है, बहुत सारे एनिमल्स इन वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि जो वेल्स आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कुछ टाइपिंग करने में, हिप्पोस, राइनोस, जिराफ, एलिफेंट, एलिगेटर्स, ये सभी इंफ्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। और ये देखिए कितना वेव है जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी इनको सुना जा सकता है। सिर्फ वही एनिमल ह्यूमन बींग्स के लिए ये ऑडिएबल नहीं है, यानी 100 माइल्स पर भी जो ये एनिमल्स है वो उनके लिए ये ऑडिएबल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा आप। थर्ड है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड, तो जिन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 20,000 हर्ट्ज़ के अबाव होती है तो उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। और ये भी हमारे लिए इनऑडिएबल होती है, यानी ह्यूमन बींग्स इनको नहीं सुन सकता। और इनको जनरली जो यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सोनोग्राफी, यहाँ पर आएगा सोनोग्राफी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की दोनों मीडियम में, इसको टाइप करके मैं नेक्स्ट वीडियो में से करेक्ट करने की कोशिश करूँगी बिल्कुल।
सोनोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो आप तो इस टर्म से तो सभी बहुत अच्छे से जानती होंगे कि सोनोग्राफी क्या होती है, या अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसका यूज़ किया जाता है। साथ ही और जैसे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जैसे कुछ भी जो इसके बीच में यदि कोई बैरियर भी आ जाए या कोई ऑब्स्टिकल्स भी है तो उसको भी अवॉइड करके ईजिली पार कर सकती है। और बाकी जो चीज़ें हैं आप लोगों को हिंदी में भी मैं उनको बोल दूंगी, क्योंकि बाकी थोड़ी इजी हैं तो वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। जैसे जो बैट्स होते हैं, बैट में भी ये यूज़ करते हैं, बैट अल्ट्रासोनिक वेव्स को अपने खाना ढूंढने के लिए, सर्चिंग ऑफ फूड एंड प्रेस। आप प्रे मीन्स भी यही आएगा कि डिपेंड ऑन देयर फीड, यानी खाना ढूंढने के लिए। तो यहाँ प्रे मीन्स प्रेयर नहीं होगा। आप लोग सब इस टर्म से तो जानते होंगे जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि ये क्या होती है, सारी जो वेव्स होती हैं, जैसे बैट है, बैट क्या होते हैं कि नाइट में ही निकलते हैं फूड सर्च करने के लिए, BAT बैट। और ये क्या करते हैं कि इनके इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं और ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होके आएंगे और इन्हीं से इनको जहाँ पर भी ये जा रहे हैं उस चीज़ का ईजिली पता चल जाएगा। और इन चीज़ों को कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है सोनार। अब आप सोनार का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। पराध्वनि के अनुप्रयोग देख लेते हैं हम। उच्च आवृत्ति की तरंगें पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग है। यानी ये क्या होता है कि इनके रास्ते में बहुत सारे अवरोध या बैरियर लगाया जाए तब भी ये मुड़ेगी नहीं या परावर्तित नहीं होगी, ये अपनी निश्चित दिशा में गति करती रहेंगी। इसलिए बहुत सारी जगह इनका उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा कि उन भागों को साफ करने के लिए जहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते, उनकी क्लीनिंग करने के लिए, जैसे सर्पिलाकार नली है तो वहाँ उसकी सफाई कैसे करनी होगी, विषम आकार के पुर्जे और इलेक्ट्रिक पदार्थ जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनकी सफाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो धातु के ब्लॉक होते हैं, यानी बड़े बड़े पिंड होती हैं, उनमें यदि क्रैक आ गई, दरारें आ गई हैं, तो आप अंदर यदि क्रैक आ गई तो कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे इन ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि बीच में कोई दरार है क्या। इसके अलावा जो हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित करके हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। आपने अपनी 12th क्लास की हृदय वाले चैप्टर में देखा ही होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का स्टेप से, या किसी सीरियल या फिल्म में भी देखा होगा, ECG, जिसे हम ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपका कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ECG की तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र, यानी स्कैनर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, ये आपके शरीर के आंतरिक अंगों का आपको प्रतिबिंब, पहले वो लाइट डाली जाएगी और उसकी इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। और इस प्रोसेस को, यानी इस तकनीक को कहा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये आपने सभी ने देखा होगा जिन्होंने सोनोग्राफी करवाई है, या सभी इससे परिचित होंगे। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, है ना। यानी छोटी छोटी जो पथरी होती है किसी के शरीर में होगी तो उसको ऐसी दवाई दी जाती है कि जिसको टूट जाए और यूरिन के साथ में बाहर निकल जाते हैं। सोनार क्या होता है, ये बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये ध्यान रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये क्यों उपयोग में लाई जाती है, देखिए, तो जल में स्थित या जो समुद्र है वहाँ पे स्थित पिंडों की दूरी, अंदर कोई चट्टान है, पहाड़ है, तो कैसे पता लगाया जाएगा, तो सोनार की वजह से। यहाँ पर भी कैसी तरंगे यूज़ की जा रही है, पराध्वनि या पराश्रव्य तरंगे। तो ये दिशा और चाल मापने के लिए इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल्स भी करवा चुकी, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है कि समुद्र में स्थित चट्टान या समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो या तो वहाँ पर सोनार दिया होगा या फिर पराश्रव्य या पराध्वनि तरंगे दिया होगा। दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिया जाएगा। या इस सिर्फ तरंगे पूछे जाए तो पराध्वनि तरंगे, और किस युक्ति का प्रयोग किया जाएगा तब आप बता सकते हैं सोनार। अब देख लेते हैं मानव कर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण क्या है, एक बहुत अति संवेदी युक्ति है जो सुनने में मदद करते हैं। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दबाव परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। देखिए आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका बाहरी कर्ण है, कर्ण पल्लव इसे कहा जाता है। नीचे जो ये लटका हुआ भाग है इसे पिन्ना कहा जाता है। और ये आपका मध्य कर्ण दिखाई दे रहा होगा, ये अंतःकर्ण है। यहाँ पे सारे भाग है, आप देख सकते हैं।
और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसलिए बना होता है कि जितनी भी जो तरंगे आ रही है वो उन्हें इकट्ठा कर सके और एक साथ अंदर पहुंचा सके, और फिर ये मस्तिष्क तक जाती हैं तरंगे, मस्तिष्क उनको समझता है और फिर आपको समझ में आ जाता है कि किसके द्वारा क्या कहा जा रहा है। और ये बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है, जैसे आपने सुना ही होगा कि कोई और बोल रहा है और आपको कुछ ही सेकंड के भी कुछ सेकंड हिस्सों में ही आपको समझ में आ जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।